नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। बिहार एपीओ एवं सीजे की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मेरे द्वारा 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका आप लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक करवाएं व बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं आप लोगों तक वो ज़रूर पहुँचे। और बिहार सीजे व एपीओ दोनों की दृष्टि से ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो के बारे में। जहाँ तक बात करनी है तो मैं इससे पहले धारा 10 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा चुका हूँ और आज मैं धारा 11 से और धारा 16 तक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में स्वीकृत से संबंधित प्रावधान में अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 11, यहाँ पे धारा 11 बहुत महत्वपूर्ण धारा है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। धारा 11 हमें ये कहती है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं। कब सुसंगत हैं? तो अन्यथा सुसंगत नहीं, इसका मतलब कि वो जो सुसंगतता हमारे साक्ष्य अधिनियम में बताई गई है 6 से 55 के बीच में कहीं सुसंगत नहीं है, उसके लिए धारा 11 सुसंगतता बताती है कि वो यहाँ सुसंगत होंगे जब वो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। 2 शर्तें इसके लिए हैं, वो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। दूसरा चीज़ देखते हैं, स्वयं किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव या अनधिसंभाव बनाते हैं, मतलब प्रोबेबल व इम्प्रोबेबल बनाते हैं। यहाँ एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि ये धारा पीटी के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस धारा में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे रिलेवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी संभावना धारा 11 में ही रिलेवेंट है। ये धारा अन्यंत उपस्थिति के नाम से भी जानी जाती है। इस धारा में अन्यंत उपस्थिति से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल को बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ, बहुत शॉर्ट में मैंने इसमें लिखा भी है। ये आप तक पीडीएफ पहुँच जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं और बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ है हमारी। तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल का जो है वो कलकत्ते और लाहौर से संबंधित है। आप पीटी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए इतना आप, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आता है कलकत्ते या लाहौर से संबंधित, तो ये समझ जाइए कि वो धारा 11 के संबंध में प्ली ऑफ एलिबाई के रूल से संबंधित है। दूसरा ये है कि परिस्थितियाँ यह है कि का एक अपराध का खगा घा में किसी के द्वारा अवश्य किया गया होगा। यहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि ये अपराध किसके द्वारा किया गया है, तो वो सुसंगत होगा। ये धारा प्ली ऑफ एलिबाई के अलावा और भी बहुत कुछ बताती है। वे सारे तथ्य जो अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य का अस्तित्व अत्यधिक संभव या असंभव बनाते, वे सभी तथ्य सुसंगत हैं यहाँ पे। और ये धारा 11 बहुत ही व्यापक धारा है। अब आइए हम अगली धारा की तरफ। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, संता सिंह वर्सेस पंजाब राज 1956 का है, जो कि ऐसे तथ्य सुसंगत जो तथ्यों को अनधिसंभव बनाते हैं वो भी यहाँ पे सुसंगत होंगे। अब हम आते हैं धारा 12 पे। धारा 12 नुकसानी के लिए वादों में रकम और आधारित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं के संबंध में प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कोई भी तथ्य जिससे न्यायालय वाद में नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो, सुसंगत तथ्य होंगे। अब यहाँ पे सुसंगत तथ्य होंगे, समर्थ हो जाए सुसंगत नुकसानी की, क्योंकि किसी भी जो विवाद होता है उसमें नुकसानी की रकम हमेशा विवादक तथ्य होती है। इट सेल्फ
नुकसानी की रकम हमेशा इटसेल्फ विवादक तथ्य होती है और इसमें दो विवाद होते हैं कि क्या वादी नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है या नहीं है, और अगर हकदार है तो कितनी राशि पाने का हकदार है। तो यहाँ धारा 12 में रिलेवेंसी बताई गई है उसकी कि नुकसानी अगर पाने का कोई भी व्यक्ति हकदार है और कितनी राशि पाने का हकदार, तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो धारा 12 में रिलेवेंट हो जाएंगे। अब आपको बताते चलें नुकसानी किन मामलों में प्राप्त की जा सकती है। तो जैसे संविदा भंग के मामलों में, अपमान लेख के मामलों में, हमला, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड अत्याचार के मामलों में नुकसानी प्राप्त की जा सकती है। अब आ जाते हैं धारा 13 पे। 13 अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में प्रावधान करती है कि अगर कोई अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्नगत है तो क्या सुसंगत होगा। तो ऐसा व्यवहार या विशिष्ट उदाहरण सुसंगत होते हैं जो दावाकृत या मान्यता प्राप्त हैं अथवा उसका प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है। सामान्य रूढ़ि 3 प्रकार की होती है, सामान्य रूढ़ि, व्यक्तिगत रूढ़ि और सार्वजनिक रूढ़ि। यहाँ पे रूढ़ि के बारे में बता देना चाहते हैं कि रूढ़ि क्या होती है। रूढ़ि एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी दिनों से किसी विशिष्ट जगह पर या विशिष्ट स्थान में प्रचलित होती है और वो विधि की शक्ति प्राप्त कर लेती है, वो रूढ़ि होती है और उसकी रिलेवेंसी धारा 13 में बताई गई है। इस पे एक लैटिन सूक्त है हमारी, कंसोलिडेटो एस्ट अल्टेरिया लेक्स। रूढ़ि भी एक विधि है, विधि का बल रखती है। जब बहुत काफ़ी दिनों तक बिना किसी विवाद के ये बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा मान्य की जाती है तो उसमें विधि का बल आ जाता है। यहाँ पे बात करते हैं प्रथा और रूढ़ि। दोनों वैसे तो दोनों एक ही हैं, पर इनमें केवल इतना अंतर है, प्रथा में प्राचीनता का गुण आवश्यक है जबकि रूढ़ि में प्राचीनता का गुण आवश्यक नहीं है। ये धारा 13 थी। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक धारा 14 की ओर। मन की और शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्यों की सुसंगतता के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 14 में। धारा 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पीटी व मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धारा 14 में मन की दशाओं के बारे में, प्रकारों के बारे में वर्णन किया गया है और इन प्रकारों में से कई बार पूछते हैं कि मन की दशा धारा 14 में क्या नहीं रिलेवेंट है। तो उसमें जैसे आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में हो, सामान्य वैमनस इसमें नहीं आएगा धारा 14 में। सदिच्छा और शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना, ये इतनी चीज़ें हैं जो मन की दशा में रिलेवेंट हैं। तो कई बार पीटी में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं, 3 ये देंगे, एक कोई और दे देंगे, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो इसमें ये 8 की 8 चीज़ आपको वर्बेटम लर्न होनी चाहिए क्योंकि ये पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके 2 स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्पष्टीकरण 1, मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करने वाले तथ्य साधारणतया नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में हो। बहुत ही शॉर्ट में मैंने स्पष्टीकरण लिखा है कि सामान्यतः मन की दशा रिलेवेंट नहीं होती है, वो प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में होनी चाहिए। स्पष्टीकरण 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूर्व दोष सिद्धि कहाँ रिलेवेंट है, तो पूर्व दोष सिद्धि धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में रिलेवेंट है। एंड रेडविथ 52 स्पष्टीकरण 2, वहाँ बुरे सील के साक्ष्य के रूप में पूर्व दोष सिद्धि रिलेवेंट है। यहाँ मन की दशा के संबंध में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हैं आपके समझने के लिए, जैसे चुराया हुआ माल कब्जे में पाया जाना व अन्य चुराई हुई चीज़ का कब्जे में होना व्यक्ति की मानसिक दशा को प्रदर्शित करता है।
चुराई हुई चीज़ के बारे में जानकारी, अगर कोई भी चुराई हुई चीज़ किसी व्यक्ति के पास है और उसके बारे में उसको जानकारी है तो ये प्रजम्पशन किया जाएगा कि उसका आशय ज्ञान उसके पास था। इसी तरीके से हम देखते हैं अगला अपना एग्जाम्पल, कूटकृत सिक्के का परिधान किया गया किसी व्यक्ति को और उसके पास और भी कूटकृत सिक्के हैं तो इससे उसका आशय ज्ञान प्रदर्शित होता है। कुत्ते का हिंसक होना जानता था, कई बार उसके बारे में शिकायत मिल गई, उसके बाद भी उसने उपेक्षा की तो आशय ज्ञान उसमें प्रदर्शित होता है। यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि दंडिक कार्यवाही में आशय एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसीलिए इसकी रिलेवेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये धारा भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं धारा 15 के बारे में। धारा 15 क्या प्रावधान करती है? धारा 15 प्रावधान करती है कि कोई कार्य आकस्मिक था या साशय, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों की सुसंगतता का प्रावधान करती है। यह एक साक्ष्य का नियम है। ये साक्ष्य का नियम है कि समरूप घटनाओं की आवली कब वो सुसंगतता होगी, जब समरूप घटनाओं की आवली का भाग होगा तब वो रिलेवेंट होगा, जिसमें हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, सुसंगत है। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो बार बार उसी के साथ घटना घटित हो रही है, उसी तरीके से वो घटना घटित हो रही है, तो ये माना जाएगा कि वो सीरीज ऑफ द सिमिलर ट्रांजैक्शन था, समरूप घटनाओं की आवली का भाग था और वो कार्य आकस्मिक नहीं बल्कि साशय था। इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने गृह का बीमा कराता है और वो बीमे का धन प्राप्त करता है दोबारा, और वो बार बार घर अपना जला देता है, दोबारा फिर वो दूसरी कंपनी से बीमा कराता है, फिर बीमे का धन प्राप्त करता है, फिर उसका घर जल जाता है। तो संयोग या आकस्मिक कोई घटना होती तो एक बार होती है, एक तरीके से होती है, बार बार उसी तरीके से कोई भी घटना होना आपका आशय प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे धारा 15 में एक चीज़ याद रखना, समरूप घटनाओं की आवली का भाग कई बार पूछा गया है यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल भी बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बीमे का धन याद रखना है, बार बार गृह जलना। सेकंड है कपटपूर्वक कूटकृत रुपया प्रदान करना है। अब हम आते हैं धारा 16 पे। 16 पे आप देखेंगे कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व की सुसंगतता की रिलेवेंसी बताती है कि कारोबार के अनुक्रम में क्या रिलेवेंट है। तो इसमें कोई विशिष्ट कार्य किया गया है तब कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता सुसंगत है। मतलब कारोबार का एक प्रायिक अनुक्रम होता है कि कोई भी दुकान है वो सुबह 6 बजे खुलती है, शाम को 10 बजे बंद होती है, आप 2 बजे कोई कार्य किए तो वो अनुक्रम से बाहर है। इसलिए कारोबार के अनुक्रम में अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसकी रिलेवेंसी धारा 16 में बताई गई है। जैसे कोई विशिष्ट पत्र प्रेषित करना है, विशिष्ट पत्र किसी को प्रेषित किया जाता है तो वो कारोबार के घंटों में प्रेषित किया जाएगा या छुट्टी के दिन नहीं प्रेषित किया जाएगा, कार्यालय के समय, कार्यालय के दिनांक को प्रेषित किया जाएगा। तो इससे रिलेवेंसी अगर किसी इस कारोबार के अनुक्रम के रिलेवेंसी के बारे में साक्ष्य देना है तो वो सुसंगत होगा कि वो कार्य कैसे किया गया था, वो क्या प्रायिक अनुक्रम में था या विशिष्ट कार्य स्वभावतः वैसा ही किया जाता है जैसा किया गया था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आशय प्रदर्शित होता है कि वो कार्य प्रायिक अनुक्रम में था या नहीं था। तो यहाँ पे हम आज धारा 11 से धारा 16 तक के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुँचाए हैं। हम अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे और आप लोगों से एक हमारा आग्रह है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमारा उत्साह बढ़े और हम ऐसे ही अच्छे वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें। नमस्कार, धन्यवाद।